Good morning, dear students. Today we are going to start a new topic, ferromagnetic materials. अभी तक हमने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें, किस टाइप का बिहेव करेगा, उसके अकॉर्डिंग हमने तीन टाइप्स में कैटेगराइज किया था: डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। डाया और पैरा के ऊपर हम पहले ही लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? वो मटेरियल्स जिनके हर एक एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। जो ऐसा हमने पैरामैग्नेटिक में पढ़ा था, पैरामैग्नेटिक में भी हर एक एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट था, लेकिन नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ रहा था? जीरो। सिमिलरली एक बार हम पैरा का फिगर बनाते हैं। ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर क्या था? हर एक एटम का डाइपोल मूवमेंट है, लेकिन रैंडमली हमारे पास ए लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, जिसकी वजह से जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा क्या रहता है? जीरो। उसी टाइप का एक और मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। दिस इज आवर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। आज हमें फेरोमैग्नेटिक पढ़ना है। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? ये हमारा पैरा के केस में भी एंड फेरो के केस में, पैरा और फेरो दोनों के केस में हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। लेकिन है क्या? थोड़ा सा डिफरेंस है। फेरोमैग्नेटिक के अंदर एक रीजन, छोटे छोटे रीजन्स डिफाइन होते हैं। ये एक रीजन हो गया, ये हमारा मान लो नेक्स्ट रीजन। इस टाइप्स के छोटे छोटे रीजन्स डिफाइन हैं, जिनके अंदर एक रीजन के अंदर हर एक एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट सेम डायरेक्शन में। हमने यहां मेनली we can draw 6 or 7, but there are a large number of बहुत लार्ज नंबर में मैग्नेटिक डोमेन्स। अभी हम स्टार्ट करें। ये हमारा क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या था? हर एक एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट है, लेकिन सबकी डायरेक्शन रैंडम है, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आया? जीरो। और हर एक एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो है। अब हम फेरो को कंपैरिजन करते हैं। हर एक एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे जीरो नहीं है, लेकिन अब ये देखिए, इसके अंदर छोटे छोटे रीजन्स बने हुए हैं। हर एक रीजन में जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल्स लाई कर रहे हैं, सबका मैग्नेटिक मूवमेंट है, और सबका मैग्नेटिक मूवमेंट एक फिक्स डायरेक्शन में है। मीन्स इस छोटे से रीजन की बात करें, इसको हम बोलते हैं डोमेन्स। ये डोमेन 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 डोमेन्स मीन्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर ए लार्ज नंबर ऑफ डोमेन्स आर प्रेजेंट इन विच in each domains all magnetic dipoles are aligned in same direction. Yeah, we can say that all magnetic movements are in parallel या are in same direction. अब होगा क्या? इस केस में भी बेटा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा? जीरो। सिर्फ फर्क ये है कि पैरा के अंदर सबका रैंडम डायरेक्शन है हर एक एटम के मैग्नेटिक मूवमेंट का, लेकिन फेरो के अंदर ए लार्ज नंबर ऑफ atoms which having magnetic movement lies in same direction, that region is called as domain, and a large number of domains are present in ferromagnetic materials. net magnetic moment इस केस में भी जीरो है, इस केस में भी जीरो है। अब हमारे पास डिफरेंस कहाँ आएगा? अच्छा, पहली बात ये कि ऐसा डिफरेंस है क्यों? ये डिफरेंस है बेटा एक्सचेंज ऑफ कपलिंग। ये आप केमिस्ट्री की हायर क्लासेज में स्टडी करोगे। एक्सचेंज ऑफ कपलिंग क्या होता है?
कपलिंग की वजह से जितने मैग्नेटिक डाइपोल आसपास थे सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। या हम इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए अपने आप को इस टाइप से अपने एटम्स को रीअरेंज कर लेते हैं या अरेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास डोमेन्स क्यों बनती है? एक्सचेंज ऑफ कपलिंग एंड पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें किस टाइप का बिहेव करेंगे। ऐसे समझिए बेटा, पैरामैग्नेटिक के ऊपर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? जितने भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स थे सब अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अलाइन करने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, जब भी मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है उसके ऊपर टॉर्क लगता है, और टॉर्क लगेगा, इस केस में टॉर्क जीरो हो जाता है, फोर्स भी जीरो, और जो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए जब भी हम मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। सिमिलरली अगर हम यहां मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इस केस में भी जितने हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। अब यहां ये देखिए, अगर हम दोनों मैग्नेटिक मटेरियल में सेम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, किसके अंदर मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा? मींस किसके अंदर मैग्नेटिक जो डाइपोल्स है वो ज्यादा अलाइन होंगे, या हम कह सकते हैं क्विकली अलाइन होंगे। किस केस में ज्यादा होगा? इस केस में। इस केस में एक डोमेन के अंदर एक लाइन में पहले से अलाइन है और इनको अलाइन करना आसान है। मींस जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे इस केस में जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा एज रिस्पेक्ट टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। मींस पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन इनके अंदर सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इसके अंदर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसके अंदर ए लार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं इसके अंदर हमारा मैग्नेटाइजेशन कम हुआ था, इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन ज्यादा। क्यों? इनमें हर एक को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करना है। इसमें से देखो कुछ तो पहले से ही अलाइन है और कुछ जैसे देखो ये दो पहले से ही अलाइन है, मींस हमें इनको अलाइन करना ही नहीं है, ये ऑलरेडी अलाइन है, और जो बाकी हैं उनकी डायरेक्शन फिक्स है, उनको भी अगर हम थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे फिर भी वो अलाइन हो जाएंगे। मींस मैग्नेटिक फील्ड इस केस में ज्यादा प्रोड्यूस होगा, इस केस में कम प्रोड्यूस होगा। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कहां होगा? इसी डायरेक्शन में अलाइन हुए हैं जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम ये कह सकते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाएगा उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की अगर हम प्रॉपर्टी स्टडी करें, जब तक हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या था? जीरो। जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया नेट मैग्नेट, ऐसे समझो बेटा इस बात को, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, इसके अंदर हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा, और जैसे ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा इसके डाइपोल्स अलाइन हो जाएंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं बीएम, या मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। अगर हम ये देखें नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट क्या है? बी नेट क्या होता है? बी नेट होता है बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया, मान लो बी नोट हमने लगाया, और बी एम क्या हो गया? प्रोड्यूस। इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है? स्ट्रॉन्ग है। इट्स मींस बी एम इज वेरी लार्ज। अगर हम मैग्नेटिक रिलेटिव मैग्नेटिक
परमिएबिलिटी की बात करें, क्या होता है म्यू आर, म्यू बाई म्यू नोट या बी बाई बी, ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है या फिर बी नोट ज्यादा है? बी नोट है जो हमने अप्लाई किया है, और इसके अंदर सेम डायरेक्शन में ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, तो जिसकी वजह से बी नेट क्या होगा, मच मच लार्जर देन 1, मींस बी नेट है, बी नेट इज मच मच लार्जर देन बी नोट, सो म्यू आर विल बी ग्रेटर देन 1, या हम ऐसे कह सकते हैं म्यू आर 1 से बड़ा होगा और लार्ज होगा। म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी greater than 1 and very large. Okay, now second thing is, as you already knows, magnetic susceptibility mu r minus 1. If mu r is greater than 1 and large, then chi will be positive and large. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, कितना मैग्नेटिक मींस कोई मैग्नेटिक मेटेरियल कितना क्विकली मैग्नेटाइज हो जाता है, कितना इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा तो काई क्या हो जाएगा, लार्ज। ठीक है। तीसरी बात, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, देखो जो हमारा पहले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स था उसके अंदर डोमेन्स बने हुए थे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से वापिस जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स है या मैग्नेटिक डाइपोल्स अलाइंग है वो वापिस रैंडम होने की कोशिश करेंगे। मींस टेम्परेचर बढ़ाने से रैंडमनेस इंक्रीज होगी, और रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक मूवमेंट डिक्रीज, या हम कह सकते हैं काई विल बी डिक्रीज। मींस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब एक बात देखिए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डाइपोल्स क्या हो रहे हैं, रैंडम। मींस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है, उसके अंदर डोमेन्स बने हुए हैं, डोमेन्स में एक डोमेन के अंदर एक फिक्स डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स की। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से वो डोमेन्स के अंदर भी मैग्नेटिक डाइपोल्स रैंडम होना स्टार्ट हो जाए तो वापस क्या हो जाएगा, अगर हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है वो पैरा में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? जो डोमेन्स के अंदर भी मैग्नेटिक डाइपोल्स अलाइंग है वो सेम डायरेक्शन में है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहां से भी हर एक डोमेन के अंदर भी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं होगी। मींस जितने भी एटम्स हैं सब रैंडम हो जाएंगे। ऐसा किस केस में होता है, पैरामैग्नेटिक में। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मटेरियल फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में ट्रांसफर हो जाएगा। मींस एक टेम्परेचर डिफाइन होगा जिसको हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। अगर हमारा टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से बड़ा है या हमारा टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से स्मॉल, क्यूरी टेम्परेचर से स्मॉल है मतलब टेम्परेचर कम है तो हमारा मटेरियल कैसा है, फेरो। और अगर क्यूरी टेम्परेचर से टेम्परेचर को बढ़ा दें तो हमारा मटेरियल फेरोमैग्नेटिक से पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस पैरामैग्नेटिक। तो आप क्यूरी टेम्परेचर को यहां से डिफाइन कर सकते हैं, क्यूरी टेम्परेचर इज ए टेम्परेचर above which the magnetic material is behaves as paramagnetic and below which the magnetic material behaves as a ferromagnetic. This law is called as Curie's law. Curie law क्या कहता है, magnetic susceptibility C by T. Magnetic susceptibility is inversely proportional to the temperature. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे हमारा मैग्नेटाइजेशन कम होगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब हम फेरोमैग्नेटिक की कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली बात ये देखिए, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, जो मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर इंड्यूस हुआ कह सकते हैं आप, मैग्नेटाइजेशन हुआ कह सकते हैं। मींस ये हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा, ये मान लो साउथ है, ये नॉर्थ है, इस साइड में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, यहाँ मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, और इससे दूर जाकर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, वीक।
अगर हम यहां पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख देते हैं, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, मींस मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस, जिस साइड से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करे वो क्या होता है साउथ, जिस साइड से निकले वो क्या होता है नॉर्थ। अब ये नॉर्थ पोल साउथ को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पहली बात ये लिखो, मैग्नेटिक फील्ड कहां प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस्ड इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, मींस एक्सटर्नल या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा या वीकली, मैग्नेटाइज स्ट्रॉन्गली हुआ है तो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स। तीसरी बात, अट्रैक्ट करेगा तो ये किस साइड आएंगे, इस साइड आएंगे, इस साइड आएंगे तो हमारा जो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल कहां से कहां मूव कर रहा है, मूव्स फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। या एक और प्रॉपर्टीज है, अगर हम इस टाइप का हमारे पास कोई सब्सटेंस है, एक बाउल है, उसके अंदर अगर हमने फेरो मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है और अगर हम यहाँ पर इस टाइप से, ये साउथ, एक मैग्नेट यहाँ है एक मैग्नेट यहाँ है, तो इन पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा स्ट्रॉन्ग और इनसे दूर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वीक। तो मैग्नेटिक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स कहाँ मूव करने स्टार्ट करेंगे, वीक से स्ट्रॉन्ग, मींस ये इस टाइप का बिहेवियर शो करेंगे कि यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा। पैरा में भी कुछ ऐसा था, लेकिन पैरा में बहुत कम यहाँ पर इकट्ठे हुए थे पार्टिकल, मींस वी कैन से दैट द मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स वाज वेरी स्मॉल। इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक्स a large quantity of magnetic materials will be moved towards strong magnetic field. Similarly, अगर हम ऐसा केस अप्लाई कर दें कि यहाँ पर हमारे पास एक बाउल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से भरा हुआ है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा स्ट्रॉन्ग रहेगा, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग और यहाँ क्या है वीक। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स स्ट्रॉन्ग की तरफ जाना स्टार्ट। वन मोर प्रॉपर्टीज, पैरा के केस में जब भी हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पैरा मैग्नेटिक मटेरियल रखा, मीन्स अगर हम इसको किसी भी डायरेक्शन में रख दें तो ये अपने आप को कहाँ स्टेबल या मीन्स कहाँ अलाइन करने की कोशिश करेगा। देखो, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये हमारा पहले इस टाइप में अपने आप को इस टाइप में इस डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा, या हम ये कह दें नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी के पैरेलल अपने आप को अलाइन करता है। मींस वी कैन से दैट इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, व्हेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, देन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल tries to align itself in the direction of magnetic field. Okay, one more thing, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखें तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऐसे समझो इसको, ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे ज्यादा पास होंगे, ऐसा समझ सकते हैं हम। इस साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, मतलब यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है, यहाँ मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी या ज्यादा है एज कंपेयर टू राइट एंड लेफ्ट। ओके, नाउ आज हमने स्टडी किया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कुछ और बातें हैं जो आपको समझनी है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से दो टाइप की मैग्नेट बनाई जाती है, या हम इसको दो और कैटेगरी में लिख सकते हैं, एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक और एक हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या फर्क है देखो, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को रखा
उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली प्रोड्यूस हो गया। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दें, दो केस हो सकते हैं, या तो कंप्लीटली जो मैग्नेटाइजेशन हुआ है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाए, मींस आफ्टर रिमूवल ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटाइजेशन जो हुई है वो वापस जीरो हो जाए, या हम कहें कि अब उसके अंदर कोई भी मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी नहीं रही है, उसके अंदर मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय, या हम ये कह दें मैग्नेटिज्म उसके अंदर अब बिहेवियर नहीं रहा। तो उन फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल को हम क्या कहेंगे? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। और हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? वो मैग्नेटिक मटेरियल्स जिनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली प्रोड्यूस करेंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर देते हैं फिर भी उनके अंदर कुछ मैग्नेटिज्म रह जाता है, मींस वो अभी भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? हार्ड फेरोमैग्नेट। जैसे अगर हमारे पास एक सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड के अंदर अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दें तो उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इतना स्टेबल, इतना प्रोड्यूस हो जाता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर भी निकालें फिर भी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। मींस हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से हम परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स मींस मैग्नेटिक फील्ड हटा दें तो भी मैग्नेटिज्म का बिहेवियर वो शो करें। और इनसे हम बनाते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मर या फिर सोलेनॉइड। मींस ट्रांसफॉर्मर के अंदर अगर हमें लाइट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ही लाइट ऑफ मींस जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं वो बंद हो जाएगी, उसी टाइम उसके अंदर कोई मैग्नेटिज्म का बिहेवियर नहीं रहेगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बचेगा। तो ये था हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स।